सॉरी मैम, सॉरी टू इंटरप्ट। लूसी, जस्ट खाली देखे गेस्ट प्लीज, गेस्ट वेटिंग लिस्ट नाम दिखा। No, nobody is there. Okay, That okay, we can check. thank you, Okay. In between, we'll check it also. thank you. Yes, ma'am. Now you can start. Hello, am I audible? Sir, can you just put yourself on mute mode? At the start of our program, apna mute re ruhantu. Okay. Yes, Okay. you're audible. So you can just hear ma'am speaking. Ma'am, over to you. Yeah, thank you. नमस्ते। तो अभी मैं हिंदी में बात करूंगी। Am I audible? Is it clear? Yes, 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 ma'am. continue ma'am. Yeah, okay, okay, thanks. तो हमारी जो संस्था है पार्किंसंस डिजीज एंड मूवमेंट बिल्डर सोसाइटी, बहुत बड़ा नाम है तो हम पार्किंसन सोसाइटी बोलेंगे, पर ये संस्था 2001 में डॉक्टर BS सिंघल बॉम्बे हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजिस्ट हैं, बहुत सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने स्थापित की थी। सोच के कि पार्किंसन के बारे में हमारे देश में ज़्यादा जानकारी नहीं है लोगों को, और हमारे यहाँ न्यूरोलॉजिस्ट भी इतने कम है पूरे इंडिया में, इतने बड़े देश में 2000 से भी कम न्यूरोलॉजिस्ट हैं। तो लोगों डॉक्टर्स को पेशेंट के लिए समय ज़्यादा वो इसके बारे में बता नहीं सकते, इसलिए उन्होंने ये संस्था स्थापित की थी कि लोगों को सर्विस दे और इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करे। तो हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव्स है संस्था के वो यही है कि इसके बारे में जानकारी दे सब लोगों को, और हम थेरेपी देते हैं क्योंकि पार्किंसंस डिजीज में फिजियोथेरेपी जितनी दवाई ज़रूरी है उतनी ही फिजियोथेरेपी ज़रूरी है। तो हम फ्री थेरेपी प्रोवाइड करते हैं जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनको, और हम हेल्दी लिविंग और हेल्दी एजिंग भी प्रमोट करते हैं। जब हमारी ये संस्था पिछले इतने सालों में पैंडेमिक शुरू होने के पहले तक 13 राज्यों में हमारे 60 से ज़्यादा सेंटर्स चलते थे, और जब मैं सेंटर बोलती हूँ तो वो फिजिकल सेंटर जहाँ पे पेशेंट एक साथ एक दिन दिए हुए टाइम पे आके एक्सरसाइजेस कराते हैं। हमारी फिजियोथेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की टीम है वो उनको एक्सरसाइज करवाती है। तो मार्च तक 13 राज्यों में हमारे ये प्रोग्राम चलते थे, पर जब ये अभी पैंडेमिक के चलते हमने ऑनलाइन प्रोग्राम्स, और ये प्रोग्राम्स अभी 24 राज्यों में चल रहे हैं। I need to let some people enter, but I can't see them. तो ये हमारे जो जैसे मैंने बोला 24 हम संस्था काम कर रही है, पर अभी हमने नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादा काम करने का सोचा है। वहाँ हम ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस रहे हैं। ऑलरेडी आसाम और सिक्किम में हमारे सेंटर्स चल रहे हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ये अनरीच्ड एरिया है, वहाँ ज़्यादा इसके बारे में अवेयरनेस नहीं और कुछ सर्विसेज भी अवेलेबल नहीं है। हमारी जो सर्विसेज हैं वो भी वेस्टर्न साइड में ही ज़्यादा चलती है। तो अभी आज जो हम यहाँ बात करेंगे वो न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस ऑफ द एल्डरली, मतलब पार्किंसन डिजीज तो है ही। पार्किंसन ये एक ब्रेन की बीमारी है, पर उसके साथ साथ दो और चीज़ों की मैं बात करना चाहूँगी। एक तो है स्ट्रोक, पैरालिसिस या लकवा जिसको बोलते हैं, और दूसरा है डिमेंशिया के बारे में। तो ये तीन जो बीमारियां हैं ये ब्रेन की बीमारियां हैं जो ज़्यादातर एल्डरली लोगों में दी हैं। तो पार्किंसन डिजीज़ को कंपावात बोलते हैं हिंदी में, क्योंकि इसमें कंपन दिखता है।
स्ट्रोक बोलते हैं, डिमेंशिया को मुझे एग्जैक्ट बराबर वर्ड पता नहीं कि एक क्या वर्ड है, पर उसको भूलने की बीमारी लोग बोलते हैं, पर भूलना ये सिर्फ भूलना ही डिमेंशिया नहीं है। डिमेंशिया में काफ़ी और चीज़ें होती हैं। तो जब हम डिमेंशिया पर पहुंचेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। पार्किंसंस डिजीज से काफ़ी लोगों ने शायद ये नाम सुना होगा। इसके बारे में कितनी जानकारी है मुझे पता नहीं, पर मैं ज़्यादा जानकारी देना चाहूँगी। तो ये बीमारी जो है ये 200 साल पहले इसकी डॉक्टर पार्किंसन ने इसकी खोज की। ये एक स्लोली प्रोग्रेसिंग न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, मतलब ये स्लो प्रोग्रेस होता है, जैसे बहुत जल्दी प्रोग्रेस नहीं होता। ओवर द इयर्स 20 साल 30 साल धीरे धीरे बढ़ पर प्रोग्रेसिंग है, मतलब धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसमें अभी तक इसके ऊपर कोई क्योर नहीं है। तो ये बीमारी ऐसे ही दवाई ले ली और अभी बीमारी ठीक हो गई, अभी हम बैक टू नॉर्मल हो गए। ये एक मूवमेंट डिसऑर्डर है, मतलब इसमें मूवमेंट में तक होते हैं, अलग अलग मूवमेंट, सभी मूवमेंट्स में, मतलब चलने में, हाथ पांव हिलाने में। अगर आप ये यहाँ पे जो है इनको अगर आप देखोगे कि उनका पोस्चर कैसा है, तो ये पर ये डिसऑर्डर नहीं है, इसके साथ साथ और भी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। तो ये ब्रेन का जो ये पार्ट है सब्सटेंशिया नाइग्रा, यहाँ पे का असर होता है। और डोपामीन करके एक केमिकल है, ये सब नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर डोपामीन करके जो ब्रेन में केमिकल होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, और ये जब बहुत कम होता है तब ये सिम्टम्स दिखने लगते हैं इसके। तो अभी तक पूरे दुनिया में मतलब 1 करोड़ से अधिक लोगों को ये बीमारी हुई है, और भारत में 10 लाख लोग पार्किंसन से अफेक्टेड हैं। पार्किंसन में क्या होता है, एक उसमें जो सिम्टम्स है उसका कंपावात बोलते हैं, मतलब कंपन, जो ट्रेमर्स हैं, जो शायद आपने देखे होंगे कि लोगों के हाथ कांपते रहते हैं। तो ये तो एक सिम्टम है, पर उसके साथ साथ पार्किंसन के मोटर सिम्टम्स होते हैं और नॉन मोटर। मोटर मतलब शरीर से संबंधित है, और नॉन मोटर मतलब जो दिखते नहीं है आसानी से, पर और सिम्टम्स होते हैं। तो ये मोटर सिम्टम्स जो है उसमें ये होता है, जैसे मैंने बोला, अगर ये देख रहे हो पोस्चर, तो ये झुक के खड़े हैं, या उनके जब ये चलते हैं लोग, तो उनके हम नॉर्मली जब लोग चलते हैं हाथ हमारा स्विंग होता है, आगे पीछे हिलता है, पर इनके हाथ टाइट हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी में रिजिडिटी आ जाती है, बॉडी टाइट हो जाती है, सभी मसल्स टाइट हो जाते हैं, फेस के मसल टाइट हो, तो स्माइल नहीं कर पाते, या फेस पे एक्सप्रेशन ही नहीं आता कि खुश है या नहीं खुश, जो भी एक्सप्रेशन उनके दिखते नहीं है। स्पीच पे असर हो जाता है, मतलब स्पीच उनकी मोनोटोनस या स्लर्ड या स्लो होती है, और उसका वॉल्यूम भी बहुत कम हो जाता है। और जैसे मैंने बोला ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, तो धीरे धीरे ये सब सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं, मतलब धीरे धीरे स्पीच पे और असर होता है, तो सामने वाले को सुनाई भी नहीं देता, और इतना मोनोटोनस हो जाएगा एक लाइन में कि वो क्या बोल रहे हैं वो समझ में भी नहीं आता। दूसरा, चलने में बहुत दिक्कत होती है, मतलब जो उनके चलने का तरीका होता है, छोटे छोटे स्टेप्स लेके, पाँव में कभी कभी ऐसे लगता है पाँव में पाँव आ जाएंगे, तो ऐसे जैसे कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत फास्ट मतलब कंट्रोल नहीं रहता, इसलिए एक दूसरे चलना पर अपने आप को रोक नहीं पाते। कभी कभी फ्रीजिंग बोलते हैं, मतलब ऐसे हो जाता है कि पाँव जमीन पर चिकट जाते हैं, कि चिपक के ऐसे पाँव उठा सकते। तो दोनों इसमें मूवमेंट में दोनों तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं। तो अभी ये सब जो चीज़ें हैं, अभी हाथ अकड़ गया है, शरीर अकड़ गया है, तो खाने में तकलीफ होती है, बाल बनाने में तकलीफ होती है, बटन लगाने में तकलीफ होती है, कपड़े पहनने में, रोज़ के जो हमारे नहाने में तकलीफ होती है, जो हर चीज़ में स्लोनेस बहुत आ जाती है, मतलब सब धीरे, सब इतना स्लो हो जाता है। जैसे पहले अगर
को नहाने में 10 मिनट लगते होंगे तो अभी 20, 25, 30 मिनट लग जाते हैं। हर चीज़ स्लो हो जाती है। तो स्लोनेस, ये दूसरा, ट्रेमर्स, स्लोनेस, रिजिडिटी, ये एक सिम्टम्स हैं। इसके साथ साथ फॉल्स भी होते हैं, मतलब इनको पार्किंसन हो जैसे प्रोग्रेस होता है तो पेशेंट गिरने के चांसेस बहुत होते हैं। और इसलिए ये जो है ये सब दिखने वाले सिम्टम्स है जो सामने दिखने हैं। इसलिए लोग बाहर जाना फिर धीरे धीरे बंद कर देते हैं। लोगों को थोड़ी सी शर्म आती है कि मुझे लोग क्या बोलेंगे, मैं इतना स्लो चल रहा हूँ, आप लोग चले जाइए, मुझे नहीं आना है। There is some disturbance ना। इसी के साथ जो मैंने बोला नॉन मोटर सिम्टम्स होते हैं, जो शारीरिक सिम्टम्स नहीं है, जो सिम्टम्स दिखते नहीं हैं, पर ये सिम्टम्स भी पार्किंसन के होते हैं और इसकी भी हमको पेशेंट्स को बहुत तकलीफ होती है। एक तो है स्लीपीनेस, नींद दिन में बहुत आती है, कभी कभी बैठे बैठे नींद आ जाए, कभी कभी चलते चलते इतना कि कोई कुछ बोल रहा हो इनके ध्यान में ही नहीं आता, कभी नींद लग जाती है और फिर कभी रातों में नींद लगती ही नहीं। तो स्लीप डिस्टर्बेंसेस बहुत होते हैं। भूलने में पार्किंसन की वजह से डिमेंशिया भी हो सकता है, तो धीरे धीरे भूल जाना होता है, हैल्यूसिनेशंस होते हैं, प्लस होता है किसी चीज़ का कि अरे ये सामने कोई आदमी है या कोई जानवर है, ऐसे कभी वो देखो कोने में कोई खड़ा है या कुछ सुनाई देता है, आभास होते हैं। इसमें पार्किंसन की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। और कॉन्स्टिपेशन है, ये पार्किंसन की बहुत बहुत ही कॉमन कंप्लेन है। जो पार्किंसन एक्चुअली डायग्नोस होने के पहले से ये कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाता है पेशेंट्स में, तो बहुत दिक्कत होती है। मतलब ये चीज़ें जो है हम अगर एक एक देखें छोटी चीज़ें हैं, पर इसके लेते पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए ये डे टू डे असर करता है और फिर इसकी वजह से सिर्फ वो पेशेंट ही नहीं पर पूरी फैमिली पे असर हो जाता है कि पूरा घर उनकी वजह से या उन घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए इसके अवेयरनेस की ज़रूरत है कि अगर एक्सरसाइज करो, दवाई लो, तो इनको ठीक से कंट्रोल समझे जा सकते हैं। और अगर पेशेंट की सिम्टम्स समझो को ये जो हो रहा है ये बीमारी की वजह से हो रहा है, तो घर वाले भी पेशेंट्स को समझ सकते हैं। ये दिखाया है पेन हाथ में है, तो ये हैंडराइटिंग पे असर हो जाता है। ऐसे छोटा 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 हैंडराइटिंग हो जाता है कि अभी जो कॉमन जैसे चेक पे मैच नहीं होती कि आप कुछ लिखो नोट अपने आप, अपनी खुद की हैंडराइटिंग भी खुद को पता नहीं चलती, तो हैंडराइटिंग पर भी असर हो जाता है। तो धीरे धीरे करके ये सब सिम्टम्स दिखने लगते हैं। ये क्यों होता है पार्किंसन? तो ये अभी तक चला है कि पार्किंसन का कारण क्या है अभी तक, पर ऐसा बोलते हैं कि इसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं। दूसरा एनवायरमेंटल, मतलब हवामान आसपास के जो हमारी चीज़ें हैं उसकी वजह से या फैमिली की वजह से भी हो सकता है। पर इसका ये सिर्फ रिस्क है कि कभी कभी फैमिली में किसी को भी नहीं होता पार्किंसन, फिर भी किसी एक बंदे को हो जाता है। तो इसका अभी तक कारण पता नहीं चला है कि ये क्यों होगा। अभी जैसे मैंने बोला 200 साल से ज़्यादा ये बीमारी का पता चला है, पर इसकी दवाइयाँ जो है वो अभी बस 60s से इनकी दवाइयाँ थोड़ी सी पता चली है। तो एक जो मेडिकेशन है जिसका नाम है लीवोडोपा, जो ब्रेन में डोपामीन नाम का केमिकल जो होता है वो कम होता है। तो जैसे शुगर की दवाई होती है वैसे ये दवाई होती है कि रोज जितनी वही दवाई लेनी है। और जैसे वो ये दवा के साथ जो डोपामीन कम हुआ है वो रिप्लेस होता है।
तो धीरे धीरे मैंने बोला कि बीमारी बढ़ जाती है तो दवाई का नंबर भी, गोलियों का नंबर भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अगर शुरुआत में 2 है तो धीरे धीरे 5 होगी, कुछ लोग तो 10, 12, 15 गोलियां भी लेते हैं एक दिन में। इसलिए ये एक गोली है और इसके साथ कुछ और दवाइयां हैं, पर ये मेन दवाई है। और रिसर्च ने प्रूव किया है कि जितनी दवाई ज़रूरी है उतनी ही फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइजेस ज़रूरी है। तो फिजियोथेरेपी, स्पीच, क्योंकि मैंने बताया कि स्पीच पे भी असर होता है, तो स्पीच थेरेपी, कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन, बौद्धिक चालना देने के लिए कुछ एक्टिविटीज़, क्योंकि मैंने ये भी बताया कि पार्किंसन में डिमेंशिया हो सकता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मतलब ऑक्यूपेशनल थेरेपी में उंगलियां हैं और हाथ है, ये छोटे मसल की एक्टिविटीज़ होती है, क्योंकि खाना पीना, कपड़े पहनना, बाल करना, ये सब इसके साथ होता है। डांस एंड म्यूज़िक थेरेपी, डाइट, न्यूट्रिशन, योगा, ये सब चीज़ें, क्योंकि पार्किंसन एक सिंगल बीमारी, एक सिंगल सिम्टम नहीं होते, उसके बहुत सारे होते हैं, इसलिए इसको मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम की ज़रूरत होती है। और एक सिर्फ मैं ये एक मेंशन करना चाहूँगी कि पार्किंसन जब बहुत आगे बढ़ा है तो कुछ लोगों में DBS एक सर्जरी है, मतलब ब्रेन में कुछ स्टिम्युलेशन के लिए लगाते हैं, तो ये इन सर्जरी होती है, पर इसके लिए डॉक्टर्स और न्यूरोसर्जन से असेसमेंट करके कुछ एज में कुछ कंडीशन जैसी हो उस हिसाब से देख के फिर DBS करते हैं। और कुछ लोगों में ये हेल्प होता है, ऐसे हर इंसान ने DBS कराया और वो पार्किंसन चला गया ऐसे नहीं होता। DBS ऐसे भी चला नहीं जाता, कुछ चीज़ें उससे कंट्रोल होती है। ये मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं लोगों में, बहुत अंधश्रद्धा बोल सकते हैं कि पिछले जन्म का कुछ पाप है, या ये कॉन्टेजियस है, मतलब संक्रामक बीमारी है कि अगर मुझे पार्किंसन हुआ और मैं किसी के बाजू में बैठी तो उनको पार्किंसन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पार्किंसन बोलते हैं, ऐसे लगता है कि सिम्टम दिखता है, तो ऐसा नहीं है। देयर इज समथिंग कॉल्ड यंग ऑनसेट पार्किंसंस डिजीज, मतलब जैसे 20, 25, 30 साल के यंग लोगों में भी पार्किंसन है, और उनकी दिक्कतें, सिम्टम्स तो यही होते हैं मोटर और नॉन मोटर, पर जो डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं कि इस उम्र में लोग काम करते हैं, सर्विस करते हैं, फैमिली होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो इन सब पे भी उसका असर हो जाता है। पार्किंसन ओनली अफेक्ट्स मूवमेंट, जैसे मैंने अभी बताया कि सिर्फ इसको मूवमेंट डिसऑर्डर बोलते हैं, पर इसके साथ दूसरी भी चीज़ों पर इसका असर होता है, जैसे कि स्पीच, कॉग्निशन, एंजाइटी, डिप्रेशन इसमें बहुत हो जाता है। हाँ, एक के पार्किंसन मतलब कंपावाद बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हर एक पार्किंसन के पेशेंट को ट्रेमर्स होते ही हैं, भी नहीं है कि हर जिस इंसान को ट्रेमर्स है वो पार्किंसन ही है, ट्रेमर किसी और चीज से भी हो सकते हैं। और ये एक लोगों को लगता है कि पार्किंसन हो गया मतलब अभी कुछ नहीं कर सकते, बस कोने में बिठा दो, हो गया, ऐसा नहीं है। अगर दवाइयाँ ली, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहे तो इंसान अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छे से गुजार सकता है। हमारे यहाँ कुछ पेशेंट्स हैं जिनको 35 ईयर्स, 20-30 ईयर्स से पार्किंसन है, पर वो हमारे डांस में पार्ट लेते हैं, रेगुलर एक्सरसाइजेस के लिए आते हैं, अपनी चीज़ें खुद करते हैं। तो लोग अगर ये रेगुलर करें तो हम उनको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं पार्किंसन को। तो हमारी संस्था जो है पार्किंसंस डिजीज एंड मूवमेंट डिसऑर्डर सोसाइटी, हम ये मल्टी डिसिप्लिनरी थेरेपी का प्रोग्राम, जैसे 60 से ज़्यादा सेंटर्स है, और अभी तो ऑफ कोर्स हमारा ऑनलाइन चल रहा है, पर हम ये मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम चलाते हैं। और हमारी ये सब सेवाएं फ्री है। ये ग्रुप थेरेपी होती है जिसमें हम फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन, योगा, म्यूजिक एंड डांस थेरेपी, लाफ्टर थेरेपी, न्यूट्रिशन और काउंसलिंग भी होता है पेशेंट्स के लिए और उनके साथ केयर गिवर्स के लिए भी।
केयर गिवर्स के लिए भी हम ग्रुप चलाते हैं। तो अभी तो हम अलग अलग भाषाओं में हमारे ये सेशंस चलते हैं, हफ्ते में एक बार। तो लोग ऑनलाइन आते हैं और हमारे थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ये कराते हैं। ये था थोड़ा सा पार्किंसन के बारे में। जो भी सवाल है हम साथ में एंड में ले लेंगे। दूसरी जो दूसरा जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, जो हमको ब्रेन की बीमारी है, जिसको स्ट्रोक बोलते हैं या हम कॉमन लैंग्वेज में लक बोलते हैं या पैरालिसिस बोलते हैं, ये भी एक ब्रेन की ही बीमारी है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एल्डरली में दिखता है, ये यंग लोगों में भी दिखता है और एक्चुअली इंडियंस में ये ज़्यादा दिखता है वेस्टर्न कंट्रीज से। तो ये जैसे स्ट्रोक, मतलब कुछ लोगों को लगता है स्ट्रोक इज हार्ट अटैक, तो स्ट्रोक इज ये ब्रेन अटैक है, मतलब ब्रेन में कुछ होता है। तो क्या होता है, अभी आप सब ने आई एम श्योर कहीं ना कहीं कभी ना कभी स्ट्रोक या पैरालिसिस के पेशेंट्स तो और हम सब बाहर कहीं ना कहीं मिलते हैं, देखते हैं। तो इसमें ये दो मोस्ट कॉमन कॉजेस है कि स्ट्रोक क्यों होता है, लकवा क्यों होता है। एक तो है कि ये जो आप देख रहे हो, एक तो है जिसमें जो ब्लॉक है वहाँ, वो मतलब वहाँ पे क्लॉट आ जाता है, तो ब्रेन की आर्टरी में क्लॉट आ जाता है और आगे वहाँ से आगे खून जाना बंद हो जाता है। और क्योंकि वहाँ खून जाता नहीं है, इसलिए उसके आगे का जो पार्ट है ब्रेन का, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता, और ऑक्सीजन नहीं मिलता इसलिए वो पार्ट डैमेज हो जाता है और वो अपना जो काम है वो नहीं कर पाता। ये दूसरा जो है ब्लीड वाला, उसमें क्या होता है कि वहाँ पे अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। ये ब्लीडिंग या तो काफ़ी बार ब्लड प्रेशर सडनली बढ़ जाने से है, और ये ब्रेन के अंदर का जो ये आर्टरी है वो रप्चर हो जाती है, और जब ये रप्चर हो जाती है तो उस एरिया में खून फैल जाता है और उस वजह से एरिया में ब्रेन के डैमेज हो जाता है, और जिस पार्ट में डैमेज होता है वो पार्ट फिर उसके काम पर असर हो जाता है। तो ये स्ट्रोक में ये फास्ट जो है, ये बहुत ये याद रखने वाली चीज़ है। एक तो ये है कि स्ट्रोक प्रिवेंटेबल है, हम अगर केयर ले तो स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर किसी को स्ट्रोक आ रहा है अपने सामने, तो उसको या स्ट्रोक है तो 3 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचना ज़रूरी है। दवाई डॉक्टर के क्लिनिक में नहीं, हॉस्पिटल में, जहाँ पे सब केयर अवेलेबल हो। तो क्योंकि ये दवाई या इंजेक्शन से नहीं होगा, एडमिट करके टेस्ट होके फिर उस पे इलाज होता है। तो ये फास्ट क्या है, फास्ट मतलब फेस, FAST, F इज फॉर फेस। कि आप अगर फेस देखो तो एक तरफ से ऐसे थोड़ा सा नीचे आ जाता है या ज़्यादा नीचे जाए, टेढ़ा हो जाता है फेस। दूसरा है A इज आर्म्स, अगर आप उनको हाथ दोनों उठाने के लिए बोलो तो एक हाथ ठीक से उठेगा और दूसरी तरफ का हाथ वीक होगा कि वो हाथ नीचे गिर जाएगा। तीसरा है स्पीच, मतलब वो अभी अभी तो ठीक बोल रहे थे और सडनली ऐसे वर्ड्स निकलते नहीं हैं या अंदर ही अंदर घूमते रहते हैं, तो ये स्पीच पे असर हो जाता है। तो अगर ये 3 चीज़ें हम देखते हैं तो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए फोर्थ T इज़ फॉर टाइम, कि जैसे मैंने बोला कि तुरंत, मतलब ऐसा नहीं हो कि बेटा शाम को घर पे आएगा तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाए। तुरंत अगर जाते हैं तो इसकी वजह से जो ब्रेन में डैमेज होने वाला है वो कम कर सकते हैं। अगर समय पे दवाई मिले, टाइम मिले, ट्रीटमेंट मिले, तो हम इसका जो असर है वो कम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं कि हम कैसे स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते। स्मोकिंग बहुत ही हानिकारक होती है, तो स्मोकिंग बंद कर देनी चाहिए। ब्लड प्रेशर मेंटेन करना चाहिए। अगर किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज़ की बीमारी है, तो क्योंकि मैंने बोला कि ब्लड प्रेशर सडनली राइज होने से वो ब्रेन में रप्चर हो सकता है, तो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ रेगुलर लेते रहें और रेगुलर ब्लड प्रेशर
चेक करते रहे। हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहिए। अगर वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो डॉक्टर के पास जाके डाइट, जो भी अपने खाने में सुधार, थोड़ा सा एक्सरसाइज, चलना, जिससे हम अपने वज़न को मेंटेन करें। शारीरिक एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ये नहीं है कि हम सबको जॉगिंग करनी है या ज़ोर से भाग के कहीं जाना है। रेगुलर बॉडी के एक्सरसाइजेस, सिंपल एक्सरसाइजेस हैं, वो करना ज़रूरी है। और डाइट, हमारे डाइट पे अच्छे से ध्यान देना और बैलेंस्ड हेल्दी न्यूट्रिशन डाइट खाना ज़रूरी है। तो ये था स्ट्रोक के बारे में। और तीसरी जो बीमारी है, जो डिमेंशिया है, डिमेंशिया हम मेनली एल्डर लोगों में दिखता है जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, पर ये डिमेंशिया ये नॉर्मल एजिंग का पार्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर एक की उम्र बढ़ती है जैसे उसको हर एक को डिमेंशिया हो जाएगा। तो डिमेंशिया में ब्रेन में थोड़े से स्ट्रक्चर चेंजेस आ जाते हैं, पर डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी नहीं है। डिमेंशिया एक सिम्टम है जो अलग अलग वजह से हो सकता है। जैसे मुझे सर दर्द है, तो सर दर्द बीमारी नहीं है। सर दर्द मुझे हो सकता है कि फ्लू से हो रहा हो, सर दर्द मुझे हो सकता है मेरे आँख का नंबर गया हो, या सर दर्द हो सकता है किसी को मेनिंजाइटिस की वजह से। बीमारियां अलग है पर सिम्टम सर दर्द है। वैसे डिमेंशिया एक सिम्टम है जो अलग अलग कारणों से होता है। उसमें से एक पार्किंसंस डिजीज भी है। जैसे मैंने बताया कि पार्किंसंस की वजह से डिमेंशिया हो सकता है। अल्जाइमर्स इज द मोस्ट कॉमनेस्ट डिमेंशिया दिखता है। 70% लोगों को अल्जाइमर्स होता है, पर अल्जाइमर्स इज नॉट इक्वल टू डिमेंशिया। एनीवे ये अगर कॉम्प्लिकेटेड हो, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल, पर डिमेंशिया अलग अलग चीज़ों से होता है। और डिमेंशिया मतलब सिर्फ भूलना नहीं है। डिमेंशिया से एक एक चीज़ है जो भूलना है, मेमोरी लॉस है, पर उसके साथ साथ अलग दूसरी चीज़ें भी है। जो चीज़ें हम रोज 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 आसानी करते थे, समझे, बैंक में जाके आसानी से कुछ कर सकते थे, या नीचे जाके ग्रोसरी से कुछ ला सकते थे, उसमें सिंपल चीज़ों में जो पहले कर पाते थे उसमें अभी दिक्कत आती है। जो भाषा में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे कि लिखने में या बोलने में भी वर्ड्स इजीली नहीं मिलते। अभी ये ऐसा नहीं है कि ये इंग्लिश की बीमारी है, ये किसी भाषा में किसी को भी हो सकता है। किसी भी गरीब अमीर किसी को भी हो सकता है। तो ये भाषा में उसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं। और प्लेस का डिसओरिएंटेशन हो सकता है। मतलब आपने सुना होगा, देखा होगा कि लोग जैसा ये बढ़ता है, अभी डिमेंशिया भी बढ़ता है, तो जैसे लोग मतलब मैं कहाँ हूँ, या घर से बाहर निकल जाते हैं और घर मिलता नहीं है उनको, वापस नहीं आ सकते, खो जाते हैं, या दिन रात नहीं समझता। तो ये भी एक डिमेंशिया। जजमेंट गलत हो जाता है, बोलने में, बोलने की आवाज़ में, बैठने में, किसी भी बात का जजमेंट में गलती हो सकती है। जो हम सकते थे या बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। चीज़ें बहुत आसानी से खो जाती है। मतलब कहीं रखते हैं पर याद है कहाँ रखी है, तो मिसप्लेस हो जाती है। और फिर ऐसे लगता है कि ये मेरी चीज़ किसी ने ली, पर मैंने कहाँ रखी, मैंने तो यहाँ रखी थी। या कभी कभी ऐसे होता है कि ये चीज़ का काम क्या है वो भी नहीं समझ सकते, कि जो सिंपल चीज़ हो, मूड और बिहेवियर में बदलाव आ जाता है। सडनली रोना आ सकता है, सडनली गुस्सा आ सकता है। इतना शांत था वो अभी सडनली बहुत गुस्से वाला हो सकता है। और ये स्पेशल रिलेशनशिप, मतलब जो चीज़ें देख के हम उसको समझते थे उसमें मुश्किल। जैसे किसी ने सामने एरो रखा हो कि इस डायरेक्शन में जाना है, तो उसका इंटरप्रिटेशन में, कोई भी पिक्चर के इंटरप्रिटेशन में तकलीफ हो सकती है। और धीरे धीरे ये लोग काम से या बाहर लोगों में मिलने से थोड़ा विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये सब वार्निंग साइंस है कि अगर इसमें से कुछ हमको दिखता है तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। ब्रेन का डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट होता है। तो ये जो तीनों बीमारियां हैं उसके लिए न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत। तो अभी हम सब
कुछ ना कुछ तो भूलते हैं। मैं तो हमेशा कि सामने कोई आ जाता है तो नाम ही भूल जाते हैं उनका नाम, अरे ये तो मैं इसको जानती हूँ पर मुझे आता ही नहीं। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि हमको डिमेंशिया सबको हो गया है। ये नाम भूलना ये ठीक है, पर अगर सामने कोई पहचान रहा है पर हम उसको पहचानते ही नहीं है कि नहीं मैंने तो इसको कभी नहीं देखा, तो फिर हमको प्रॉब्लम है। या हम कहीं जाते हैं कि अरे वो पार्टी में मैं गई थी, थर्सडे गई थी, फ्राइडे गई थी, वो अगर भूल जाते हैं तो वो ठीक है, या पिछले हफ्ते गई थी या 2 महीना पहले गई थी। पर अगर मैं यही भूल जाऊं कि मैं तो नहीं गई थी, मुझे तो नहीं, इसमें प्रॉब्लम है। अगर आप ये भूल जाओ कि चाबी कहाँ रखी है, तो ये हम सबके साथ होता है, पर हाथ में चाबी लेके अगर हम देखते रहे कि इसके साथ क्या करना है, इसका क्या यूज है, तो फिर प्रॉब्लम है। हम सब नई चीज़ें सीख सकते हैं किसी भी उम्र में। जैसे आप 60, 70, 80 के होके भी अगर नए एप्लीकेशंस कोई नया व्हाट्सएप पे करता है, कुछ नई चीज़ पढ़ना, रेसिपी, सब धीरे, शायद अभी बढ़ती उम्र से हमारी लर्निंग थोड़ी स्लो हो जाती है। डिमेंशिया अगर किसी को हो या किसी को ये बिल्कुल सीख ही नहीं पा रहे कुछ, तो फिर उसमें प्रॉब्लम है। तो उनको डॉक्टर के पास लेके जाना, डॉक्टर से एक बार बात करना कि ऐसे ऐसे हो रहा है, क्या हमको डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। क्योंकि इसके ऊपर क्योर नहीं है, पर इसको कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ हैं। कंट्रोल मतलब रोकना नहीं, पर जो भी सिम्टम्स है उसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें मेन मैनेजमेंट, जैसे बोला, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, दवाइयाँ जो देते हैं वो बराबर टाइम से, अगर इनमें भूलते हैं तो फैमिली मेम्बर को वो दवाइयाँ मैनेज करना ज़रूरी है। सबसे महत्व की बात इसमें ये है कि जो केयर गिवर्स है, फैमिली मेम्बर्स हैं जो उनकी केयर लेते हैं, उनको इसके बारे में, बीमारी के बारे में कैसे होती है, इसे कैसे आगे, तो ये सब उनको बताना ज़रूरी है, क्योंकि वो ये पेशेंट को मैनेज करेंगे। जैसे ये बढ़ता जाएगा तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, फिर वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये एक केयर गिवर पार्ट बहुत ज़रूरी होता है। और इसके साथ साथ कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन, जैसे ब्रेन को चालना देने वाले अलग अलग एक्टिविटीज़ हो, कुछ गेम्स हो, उनकी जो बीमारी के लेवल के हिसाब से एक्टिविटीज़ करना ज़रूरी होता है। तो ये थोड़ा सा था के बारे में। ये तीनों चीज़ें अभी मैं जो बात करूँगी कि हमारा ब्रेन हम कैसे हेल्दी रखें, कैसे एक्टिव रखें, थोड़ी सी टिप्स है इसमें जो शायद काफ़ी लोग करते भी होंगे, और अगर नहीं करते हो तो आप करना शुरू कर सकते हो। तो जैसे उम्र बढ़ती है तो सब कॉग्निशन लेवल जो है, समझने की, काम करने की, सब चीज़ें धीरे धीरे कम होती है। ये नॉर्मल है। जैसे यहाँ अगर आप नीचे देख रहे हो कि 30-35 साल के बाद धीरे धीरे ये सब कम होता है, इसमें कोई, ये नॉर्मल है। पर अभी इसके लिए, और ब्रेन जो है धीरे धीरे आगे जाके थोड़ा थोड़ा श्रिंक होता है और उसमें बदलाव आता है। अभी अगर आप ये देखो, आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप देख रहे हो कि ये हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्सों का काम अलग अलग है। हर एक एरिया के लिए अलग काम दिया गया है। इतना छोटा सा अपना ब्रेन है, हमारी पूरा शरीर, हमारा मन, हमारा सब कुछ कंट्रोल करता है। तो इसको हमको एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम क्या करें? तो ब्लड प्रेशर का चेकअप करें, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन, ये रेगुलर चेकअप करना ज़रूरी है, ये सबको पता ही है। इसके साथ साथ अगर कोई बुरी आदतें हो तो वो मतलब अच्छी आदतें डाल लेनी चाहिए। कि नींद बहुत ज़रूरी होती है। ये रिसर्च में भी देखा गया है कि नींद कम हो 7 घंटे से, और प्रॉपर अच्छी नींद नहीं हो तो उसमें मतलब ब्रेन की न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस ज़्यादा उसमें हो सकते हैं। तो अच्छी नींद, रेगुलर नींद ज़रूरी है। स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग से तकलीफ होती है तो वो भी, छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अल्कोहल, ऑफ कोर्स एक्सेसिव अल्कोहल इज़ बैड, एडिक्शन इज़ बैड। तो ये
मतलब बुरी जो भी आदतें, हमको अच्छी एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्सरसाइज एंड मेंटल एक्सरसाइजेस, मेंटल ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए हमको ये सब करना ज़रूरी है। और आई एम श्योर सब लोग, काफ़ी लोग ये करते होंगे। एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब अभी जस्ट वॉक इज़ नॉट एक्सरसाइज, क्योंकि वॉक से ऑफ कोर्स पाँव को एक्सरसाइज मिलता है, और अगर हम स्लो चले तो हार्ट को भी एक्सरसाइज नहीं होता है, क्योंकि हार्ट को थोड़ा सा पंपिंग या एक्सरसाइज के लिए थोड़ा ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। अगर अभी हम शायद भाग नहीं सकते या बहुत फास्ट चल नहीं सकते, पर ये यहाँ जो दिखाया गया है अलग अलग तरीके के एक्सरसाइज हम भी कर सकते हैं, जिससे कि हेड ऊपर से नीचे तक के, अगर आप सोच के करो कि गर्दन के एक्सरसाइज, शोल्डर, हाथ, कमर, पाँव, और ऊपर से नीचे हम फुल बॉडी को एक्सरसाइज करके एक्टिव रखें। बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, पर एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा होता है। स्ट्रेचिंग ये एक शायद नई या अलग चीज़ है, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। जैसे एक बात एक ये है कि ब्रेन जो है हमारा, उसके सेल्स एक बार अगर डैमेज हो जाते हैं कहीं भी, जैसे स्ट्रोक है, डिमेंशिया है, पार्किंसन है, या किसी भी और चीज़ में, तो वो नए सेल्स वहाँ पे नहीं आते। तो एक बार डैमेज हो गए, वो डैमेज हो जाते हैं। पर हमारी ब्रेन को एक स्पेशल एबिलिटी है, एक स्पेशल चीज़ दी गई है, जिससे कि ब्रेन थोड़ा सा आता है कि अगर समझिए हम जो कुछ नया सीखें, तो हमारा ब्रेन में नए न्यूरॉन्स बनते हैं। जो चीज़ हमने पहले नहीं की है, वो जैसे हम सीखते जाते हैं तो ब्रेन उसके लिए जगह बनाते रहता है। और इसलिए ये नई चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी। जैसे आप गाना सीखो, आप डांस सीखो, आप जो आप नहीं कर रहे हो उसमें थोड़ा, या जो कर रहे हैं उसमें अगर आप एक टाइप का गाना सीख रहे हैं और गाने में इंटरेस्ट है, तो उसको थोड़ा अलग अलग टाइप का गाना सीखो। तो हम जब एक चीज़ करते हैं तो उसमें ब्रेन को कोई चैलेंज नहीं मिलता। हम उसको थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं, तो ब्रेन को जब चैलेंज मिलता है तो ब्रेन उसके लिए जगह बना देता है, नए न्यूरॉन्स बना देता है। और ब्रेन की और एक कैपेसिटी होती है, स्पेशली ये स्ट्रोक के पैरालिसिस के पेशेंट्स के लिए, कि अगर मेरा हाथ, राइट हैंड नहीं काम करता है, तो मैं हैंड दूसरी एरिया वो काम ले सकती है। जैसे मैं अगर एक दिन 2 दिन ऑफिस में नहीं आई, तो मेरी बाजू वाली जो मेरी कलीग है, वो मेरा काम कर लेगी, इतना एफिशिएंटली नहीं करेगी, पर वो ज़ीरो तो नहीं होगा, 50% तो काम हो जाएगा। तो वैसे ही है, कोई और दूसरे जो है सेल्स, वो ये काम ले सकते हैं, और एक्सरसाइज की या उनको ब्रेन को सिखाने की ज़रूरत है। तो इसलिए हमको कोई कुछ हॉबी कल्टीवेट करे, कुछ अलग नया सीखे। और ये अभी आज तो अगर बहुत बता रहे हैं लोग, अगर आपको आर्ट में इंटरेस्ट है तो ड्राइंग कीजिए, पेंटिंग कीजिए, जो भी गार्डनिंग, जिसमें हमको इंटरेस्ट है, कुछ नई चीज़ जब हम करते हैं तो हमारे ब्रेन को उसके लिए चैलेंज हो जाता है। ग्रुप एक्टिविटीज़ और सोशलाइजेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अकेले अकेले रहने से भी ब्रेन थक जाता है, तो हम सोशल इंटरेक्शंस अपनी उम्र के जैसे भी आप अच्छा समझे, आपको इंटरेस्ट हो उस हिसाब से, किसी को योगा में इंटरेस्ट है तो आपको योगा ग्रुप दोस्त बनाइए, जैसे भी आप पर लोगों के साथ इंटरेक्शन और सोशल, बाहर जाना, दोस्तों से मिलना, रिलेटिव से मिलना, ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है। हमको हमारे ब्रेन को, जैसे मैंने वो दिखाया, सभी जगह में ब्रेन अलग अलग एरिया में काम करता है, तो सभी जगह में हमको ब्रेन को चैलेंज करना है, ब्रेन को हेल्दी रखना है। ये ब्रेन एरोबिक्स बोलते हैं। जैसे अलग अलग पेपर में क्विज आते हैं आजकल, तो मोबाइल में बहुत सारे गेम हैं, आपको किसी गेम में इंटरेस्ट है तो आप वो, पर जैसे मैंने बोला, जो आप अगर एक बहुत अच्छे चेस प्लेयर हो, तो चेस आपकी चैलेंजिंग नहीं है, वो आपके लिए हॉबी के लिए अच्छा है, पर आपके ब्रेन को चैलेंज करने के लिए आपको कुछ अलग करना चाहिए, सीखना चाहिए या करना चाहिए, जिससे कि हमारा चैलेंज हो। तो हमारा ब्रेन जो जो नए सेल्स बना सकता है, अगर हम उसको कुछ नया दें, नया सिखाएं। ये मैं आप सबको
मन से बोलना चाहती हूँ कि जो भी आप नया करें, कुछ करें, तो आपके ब्रेन को आप रीबिल्ड कर सकते हैं और हमारा ब्रेन हम इस तरीके से हेल्दी रख सकते हैं। दिन में थोड़ा सा टाइम हमको इसके लिए रखना चाहिए। हम मेमोरी लॉस करने के लिए मेंटल, फिजिकल, सोशल सभी एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आप गेम्स मतलब पूरा दिन वही खेलते रहो, ऐसा नहीं है। आप अलग अलग चीज़ें करते रहो, उनको भी लगे कि अरे हाँ अभी ये किया, अभी वो किया, अभी वो किया, तो आपको उसको चैलेंज करते रहना है बार बार। और जो दूसरे अलग डिमेंशिया, अल्जाइमर्स के जो भी लोग हैं, उनको भी ये हेल्दी लाइफस्टाइल से फ़ायदा होता है, जिनको ब्रेन की बीमारियां हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कहीं भी कि ये बीमारी ठीक होती है या क्योर होती है, पर हम क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो अच्छी रख सकते हैं लोगों की, और उनका जो प्रोग्रेस है उसको हम थोड़ा डिले कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारी संस्था पीडीएम डिवीजन में, मैंने पहले आपको बताया कि पार्किंसंस के लिए हमने ग्रुप्स चलाए हैं। वैसे अभी हम हेल्दी एजिंग प्रोग्राम्स, ऑनलाइन हेल्दी एजिंग प्रोग्राम्स हमने शुरू किए हैं, ऑल ओवर इंडिया शुरू किए हैं। दूसरे काफ़ी स्टेट्स में ये प्रोग्राम चल रहे हैं। इसमें हम मतलब सीनियर सिटीजन्स या ओल्ड एज होम, सीनियर सिटीजन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ के हम उनके वहाँ के कोऑर्डिनेटर को ट्रेन करते हैं। वहाँ पे कोई भी हो, उनको ट्रेन करके वो अपने आप से मतलब एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो जैसे अगर कोई सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर है, तो जब वो एक साथ आते हैं तो वहाँ पे किसी को हम उनको सिखाते हैं कि 1 महीने का ये प्रोग्राम है, और फिर वो जिसको सिखाया है वो उनके एक्सरसाइजेस वगैरह कराते हैं। पर प्रोग्राम प्लानिंग हमारी होती है कि इस महीने क्या करना है। उसमें फिजिकल एज वेल एज मेंटल एक्सरसाइजेस हम देते हैं, दोनों माइंड एंड बॉडी एनर्जाइज्ड रखें। तो ये हमारे कांटेक्ट डिटेल्स हैं। किसी को भी कहीं भी कोई पार्किंसन के पेशेंट्स की जानकारी हो, स्ट्रोक के पेशेंट्स की जानकारी हो, या वो हेल्दी एजिंग प्रोग्राम का अगर किसी को ग्रुप के साथ करना हो जहां हम किसी को ट्रेन करें और वो वहां कंडक्ट करें, तो हम वो भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी अगर आपके कुछ सवाल तो I'll stop sharing my screen. Thank you so much. It was so informative. So, कहार जदि किसी queries थिबो आपण माने पचारि परिबे। Sunantu madam, let me talk in Hindi. It is a very nice presentation. Thank you. And I am 79, my wife is 74, sitting by my side. She developed movement of her body from her waist. And we contacted initially to a classmate of mine who is a retired professor of orthopedics. He examined and he said her bone density has to be increased. All calcium therapy and all that we continued. And after some time, we referred to a neurologist. Syntropa, perhaps as Madam just now told, is the only drug for Parkinson worldwide. And she is taking it. Dose of